मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति मुल्क से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता था। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता है, अब आप आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए। बेयकीनी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ कैसे आ जाएगा। सुनकर ही चकरा सी गई। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे शौहर की नौकरी बाहर के मुल्क में थी। वे साल में बस चंद माह के लिए ही लाहौर आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ ना कहा, अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता था? मैं और माँ। मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली की दूरी का था, लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल चुका हो। हम दो ही व्यक्ति थे घर में, तीसरा तो कोई ना था। एक मैं और दूसरा माजिद। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सोचने से कमज़ोर हो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोचों के ताने बाने में संगीन नहीं पाई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरह पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में घुटन महसूस होने लगी थी। मैं डोरबेल बजाई। माजिद ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वह कहने लगा, खाला आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें कर रहा था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई माह से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे शौहर को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरे शौहर मेरा कज़न भी थे। इस रिश्ते से जीजी और माजिद से भी बहुत बेतकल्लुफ़ से थे। माजिद के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फ़िक्र नहीं सताएगी। खाला कहाँ गई है? माजिद की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं माजिद से यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच ख़त्म हो चुकी थी। माजिद मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी मैं। बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और आपा सबसे बड़ी। जब उसकी शादी हुई मैं उस वक्त 8 साल की थी और जब आपा के घर माजिद पैदा हुआ मैं 10 साल की थी। मेरे आपा का ससुराल काफ़ी मजहबी था। 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ी जाती थी और माजिद भी नमाज मस्जिद में जाकर अदा करता था। ना मुझे अपनी आपा की तरबियत पर शक था,
ना ही माजिद के किरदार पर शक कर सकती थी, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरा सारा शक माजिद पर ही जा रहा था, क्योंकि मेरे और माजिद के अलावा घर में कोई तीसरा आदमी था ही नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से माजिद मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। क्या माजिद मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने नापायदार हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता? मैं उसकी खाला हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वो मेरा ख़ास है, मेरा उसे पर्दा भी नहीं है। जैसे वो मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है, कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हालत थी। मुझे याद आने लगा जब वो बचपन में आपा के साथ में होता था तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली ज़ुबान से मुझे खाला के बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो आपा की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे मजहर के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था कि आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी हैं, और वह लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से हैं भी बड़े गुस्से वाले। खाला, मजहर अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त तो मुझे मजहर के हवाले से छेड़ता रहता, हंसाता रहता, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया, मुझसे देर रात तक बातें करता रहता था, हंसाता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता है कि मुझे लगता है कि मजहर अंकल ने परदेश में किसी मेम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी, तभी माजिद मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अभी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे ना जाने वह क्या कर देगा। और यह जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आई थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही खौफ खाता। मैं अकेली उस वक्त माजिद के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है खाला, इतना घबरा क्यों रही हैं? सब खैर तो है ना? ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। माजिद ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया और मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उनसे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएंगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा है, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक ज़ोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं, देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं सोचती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें, और हाँ, दूध ज़रूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और यूजर खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुली थी, और मेडिसिन भी दराज में रख कर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब माजिद मेरे कमरे में आता, और घंटा गुजर चुका था लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था। उसका इंतज़ार करके तंग आ चुकी थी मैं, और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसीलिए सोचा कि खुद ही देख आऊँ कि वो क्या कर रहा है।
मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा माजिद का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पाँव अपने कमरे में आ गई। मेरे जहन में वो वाक़यात गुजरने लगे जब आपा का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, माजिद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूँ। कई किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा माजिद सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। तहज्जुदगार है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं। इसीलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। उस वक्त तो मैंने बड़ी फ़राग दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि माजिद मेरा भांजा ही नहीं, बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा है और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसीलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लेट गई। मुझे 100% यकीन था कि यकीनन वो नशे वाला सिगरेट पीने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। अपने आपा से कैसे कहूं कि माजिद किस किस्म का शख्स है। मेरी आपा दिल की मरीज़ है। अगर वह सच जानती कि माजिद मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि माजिद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोली। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा माजिद मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने खाला? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया था। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूँ उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये बात पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, खाला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था। इसीलिए मैं परेशान होकर, आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे इसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखे लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ मुल्क से बाहर जाते, वो औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके शौहर भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाज़ार से कुछ लेने जाती तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से माजिद आया था, मैं हर काम माजिद से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस जाहिदा से यही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे मियाँ 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जाहिदा से कहूँगी क्या। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी ही, वो भी बिना सच बताए। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर आपा को मैं सच बताती तो वह सह ना सकती। अगर शौहर से सब कुछ कहती तो मुझे कभी अपनी पत्नी ना मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कसमकस का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने जाहिदा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है। इसीलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास चले और मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा
मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही माजिद से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसीलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान होकर रह गया। खाला ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़ कर जाऊँ? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे माजिद की मेरे लिए फ़िक्रमंदी भी खुल रही थी। मैंने कहा मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रहती थी, जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वह जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। जब मैं कमरा लॉक करके सोती थी, कुछ ही देर में सो गई थी मैं। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा था। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल में मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उतर कर जाती, वह शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शौहर था। मजहर कब घर आए थे आप? वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो माजिद ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन से कोई गैर था? मजहर की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गई थी, इसलिए मजहर के साथ लगकर मैं बेतहासा रोने लगी। वो तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसीलिए यूँ उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो मजहर अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन मजहर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं ये सोच कर परेशान थी कि मजहर से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लॉन्च में बैठी थी, तभी माजिद किचन से बाहर निकला। वो अपने लिए नाश्ता बना के टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुरा कर कहने लगा, खाला कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज़? मैंने उसे नफ़रत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और डरामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ खाला कहते हो और दूसरी तरफ। मैं ये सब सह सह कर थक चुकी थी, इसलिए बिना लिहाज के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अभी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, खाला क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? माजिद की बात पर मैंने उससे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। मजहर अभी भी सो रहे थे। दरवाजे से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। माजिद अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर ज़मीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो और अपनी गंदा चेहरा लेकर मजहर के उठने से पहले दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मजहर को इस बात की भनक भी लगे। माजिद वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर बदहवासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मजहर आंगन में आ गए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा माजिद के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मजहर तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे ड्रिप लगी थी।
मजहर बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह फना हो गई थी। माजिद भी वहीं खड़ा था। मैं मजहर को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है मजहर। माजिद मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े मजहर से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही माजिद ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक अलग रिपोर्ट के अदल बदल हैं। ये सब गलत फहमियाँ हैं। माजिद की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, खाला, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैंने अपनी माँ में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। तो आप मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसलिए जैसे मैं अपनी अम्मी के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती थी तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर अपनी बातों की वजाहत कर रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के ख़िलाफ़, ये नहीं सोचा था मैंने। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ले तो ऐसा ना होता। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।